हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके आने वाले फ्रेंड्स सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जब अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए RAC की मैक्सिमम वीडियो अपलोड कर दी है। साथ ही आपका हाइड्रोलिक्स का भी मैक्सिमम वीडियो यहाँ पर अपलोड है और आपका कैड के मैक्सिमम वीडियोस हैं। एनर्जी कंजर्वेशन के भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। साथ ही आपके कम्युनिकेशन स्किल सेकंड और आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो इतने सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मैक्सिमम अपलोड हैं। यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से वहां पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आपने यदि पुरानी फ्रेंड्स वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार एग्ज़ाम देने से पहले आप उन सारे वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारा पूछा गया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ डाई कंप्रेसर इज़ दैट, यानी कि शुष्क संपीड़न का लाभ यह है। तो इसमें से कुछ पॉइंट आपके दिए गए हैं, वही आपको बताने हैं कि शुष्क संपीड़न का लाभ कौन कौन से होते हैं। ए ऑप्शन है, इट्स परमिट हायर स्पीड टू बी यूज, यानी कि यह परमिट करता है, आज्ञा देता है हायर स्पीड पे यूज़ करने का। बी हमारा है, इट्स परमिट कंप्लीट इवेपोरेशन इन द इवेपोरेटर। सी ऑप्शन है, इट रिजल्ट इन हाई वैल्यूमेट्रिक एंड मैकेनिकल इफिशियंसी। एंड डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते जाइएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है कि शुष्क संपीड़न का लाभ कौन सा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो दिया है, ए ऑप्शन देखते हैं तो इट्स परमिट्स हायर स्पीड टू बी यूज, ये भी आपका करेक्ट लाभ होता है। बी आपका है, इट्स परमिट कंप्लीट इवेपोरेशन इन द वेपर, यानी कि यह वाष्पीकरण में पूर्ण वाष्पीकरण की अनुमति देता है। बी भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। सी देख लेते हैं, इट्स रिजल्ट इन हाई वैल्यूमेट्रिक एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी, इसका परिणाम उच्च वैल्यूमेट्रिक और यांत्रिक दक्षता में होता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आंसर पता चल गया होगा। यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो ये जितने भी पॉइंट्स आपके 3 दिए गए हैं ये आपके शुष्क संपीड़न के लाभ होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप इसका आंसर भी साथ ही साथ मैच करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि निरार्द्रीकरण प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट आर्द्रता कैसी रहती है। ए आपका रिमेन कांस्टेंट, यानी कि हमारी कांस्टेंट रहती है। बी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है यानी बढ़ जाती है। डी क्या करती है, विशिष्ट आर्द्रता डिक्रीज कर जाती है यानी घट जाती है। डी ऑप्शन है, नन ऑफ द एबो। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए नन ऑफ द एबो, यानी कि नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते जाइएगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग ह्यूमिडिफिकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निरार्द्रीकरण यानी कि डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के दौरान जो हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, विशिष्ट आर्द्रता होती है, वो डिक्रीज कर जाती है यानी कि घट जाती है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण करने वाले तापमान को स्थिर रखते हुए कंडेंसर तापमान को कम करने वाले प्रशीतक चक्र का COP होगा। तो ए ऑप्शन है, उसमें COP में वृद्धि होगी। बी ऑप्शन है, COP में कमी होगी। एंड सी ऑप्शन है, इस्तेमाल किए गए रेफ्रिजरेंट के प्रकार के आधार पर बढ़ सकता है या घट सकता है। एंड डी ऑप्शन है कि जो हमारी COP होती है यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होती है वो अप्रभावित होती है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिएगा। तो इसका जो है फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। तो ए ऑप्शन यहाँ पर
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वाष्पीकरण करने वाले तापमान को स्थिर रखते हुए कंडेंसर तापमान को कम करने वाले प्रशीतन चक्र का जो COP होता है उसमें वृद्धि होती है। प्रशीतन चक्र का जो COP होगा उसमें वृद्धि होगी, वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एलिजमेंट सर्किल इज मार्क्ड ऑन द साइकोमीटर चार्ट एट, यानी कि संरेखण सर्कल को साइकोमेट्री चार्ट पर चिन्हित किया जाता है। तो यदि फ्रेंड्स आपने साइकोमीटर पढ़ रखा है, साइकोमेट्री पढ़ रखा है RAC में, 6वां या 7वां चैप्टर आपका आता है RAC में, तो वहाँ पर आपने पढ़ रखा है, तो इसका आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन था द अलाइनमेंट सर्किल इज मार्क्ड ऑन द साइकोमीटर चार्ट एट, तो ए ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस DBT एंड 15% RH। बी ऑप्शन है 26 डिग्री सेल्सियस DBT एंड 15% RH। सी ऑप्शन है 20 डिग्री DBT एंड 16% RH एंड डी ऑप्शन है 26 डिग्री सेल्सियस DBT एंड 16% RH। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन आपका दिया है 26 डिग्री DBT एंड 15% RH, यानी कि जो हमारा साइकोमीटर चार्ट होता है, यानी संरेखण सर्कल को साइकोमीटर चार्ट पर चिन्हित किया जाता है, वो आपका चिन्हित करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस DBT एंड 15% ऑफ RH। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथ ही आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका जो आंसर है आप मिलाते चलेंगे सभी क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर और फ्लो कंट्रोलिंग डिवाइस के बीच लिक्विड रिसीवर की आवश्यकता होती है यदि सिस्टम के लिए रेफ्रिजरेंट की मात्रा हो लेस दैन 2 kg हो, यानी कि 2 kg से आपका कम हो रेफ्रिजरेंट की मात्रा। नेक्स्ट आपके ऑप्शन दिए हैं 3.65 किलो से अधिक या बराबर होना चाहिए, एंड सी ऑप्शन है 10 किलो से अधिक होना चाहिए, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन था रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर और फ्लो कंट्रोलिंग डिवाइस के बीच लिक्विड रिसीवर की आवश्यकता होती है यदि सिस्टम के लिए रेफ्रिजरेंट की मात्रा है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3.65 किलो से अधिक या इसके बराबर जो है रेफ्रिजरेंट की मात्रा की आवश्यकता होती है हमारी। तो बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग, यानी कि सेंसिबल कूलिंग के दौरान क्या होता है आपका, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिमेंस कांस्टेंट, यानी जो हमारी सापेक्ष आर्द्रता रहती है वो स्थिर रहती है। बी ऑप्शन है वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज, जो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सी ऑप्शन है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज, यानी कि विशिष्ट आर्द्रता बढ़ जाती है, एंड डी ऑप्शन आपका दिया है पार्टिकल प्रेशर ऑफ वेपर रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि वाष्प का अधिकांश दबाव स्थिर रहता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर देना। क्वेश्चन है ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल कूलिंग के दौरान क्या होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग पार्टिकल प्रेशर ऑफ वेपर रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि सेंसिबल कूलिंग के दौरान वाष्प का जो आंशिक दाब रहता है वो स्थिर रहता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, और आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को आप एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सुपर हीटिंग इन आर रेफ्रिजरेशन साइकिल, यानी प्रशीतन चक्र में अतिताप क्या होता है। तो ए ऑप्शन है डज नॉट अल्टर COP, बी ऑप्शन है इंक्रीज COP, सी ऑप्शन है डिक्रीज COP, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा सुपर हीटिंग इन अ रेफ्रिजरेंट साइकिल होता है उसमें COP क्या कर जाती है,
डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द सुपर हीटिंग इन अ रेफ्रिजरेंट साइकिल डिक्रीज COP। तो प्रशीतन चक्र में अतिताप जो होता है उसमें क्या करती है कि जो हमारी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है वो डिक्रीज कर जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेंट इन एरोप्लेन्स यूजुअली इम्प्लॉयज द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट, यानी कि हवाई जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन आमतौर पर निम्नलिखित रेफ्रिजरेंट का उपयोग करता है। तो हवाई जहाज़ में जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है किस प्रकार के रेफ्रिजरेंट का उपयोग करता है? तो ए ऑप्शन हमारा CO2 का, बी ऑप्शन है फिर फ्रेयन 11 का, सी ऑप्शन है फ्रेयन 22 का एंड डी ऑप्शन है एयर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हवाई जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन आमतौर पर एयर रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेशियो ऑफ द रेफ्रिजरेंट इफर्ट टू। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन है हीट ऑफ कंप्रेशन, यानी कि संपीडन की गर्मी हो। बी ऑप्शन है वर्क डन बाय कंप्रेसर, यानी कंप्रेसर द्वारा किया गया कार्य। सी ऑप्शन है इंथैल्पी इंक्रीज द कंप्रेसर एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तब इसका हिंदी में थोड़ा इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेंट इफर्ट, यानी कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो आपका रेफ्रिजरेंट का इफर्ट होता है किसमें का? तो हीट कंप्रेशन का होता है, वर्क डन बाय कंप्रेसर का होता है, एंथैल्पी इंक्रीज इन कंप्रेसर का होता है, या डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। देखिए जितने भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। तो द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेशियो ऑफ द रेफ्रिजरेंट इफर्ट टू, ए ऑप्शन है हीट कंप्रेसर, बी ऑप्शन है वर्क डन बाय कंप्रेसर एंड सी ऑप्शन है इंथैल्पी इंक्रीज इन कंप्रेसर। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, इसलिए आपका जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव कर जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका कि एयर रेफ्रिजरेंट संचालित होता है, जो हमारा फ्रेंड्स एयर रेफ्रिजरेंट होता है वो इनमें से किसके द्वारा संचालित होता है, यानी कि चलता है? तो ए हमारा कार्नोट चक्र पर हमारा कार्य करता है, बी हमारा रिवर्स कार्नोट चक्र पर कार्य करता है, सी आपका रैंकाइन चक्र पर कार्य करता है और डी आपका ब्रेटन चक्र पर कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से टिक लगा लेना, इसको आप अच्छे से ज़रूर नोट कर लेना। क्वेश्चन है एयर रेफ्रिजरेंट जो हमारा है वो संचालित होता है यानी कि चलता है। तो ए हमारा कार्नोट चक्र पर कार्य करता है, बी हमारा रिवर्स कार्नोट चक्र पर कार्य करता है, सी आपका रैंकाइन चक्र पर एंड डी आपका ब्रेटन चक्र पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारा एयर रेफ्रिजरेंट संचालित होता है यानी कि वर्क करता है वो हमारा ब्रेटन चक्र पर कार्य करता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एयर रेफ्रिजरेंट हमारा ब्रेटन चक्र पर कार्य करता है। तो यहाँ से इसका आंसर भी आप मैच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर हीटिंग इन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ए ऑप्शन है सुपर हीटिंग इन रेफ्रिजरेंट साइकिल, यानी कि जो हमारी सुपर हीटिंग होती है रेफ्रिजरेंट साइकिल में वो कैसी होती है, उसके में क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? ए ऑप्शन आपका है इंक्रीज COP, यानी कि सुपर हीटिंग इन रेफ्रिजरेंट साइकिल में हमारी जो COP होती है वो इंक्रीज कर जाती है। बी आपका ऑप्शन दिया है COP हमारी डिक्रीज कर जाती है। सी ऑप्शन है रिमेन अनअल्टर्ड, यानी COP जो हमारी है रिमेन अनअल्टर्ड रहती है। डी ऑप्शन है अदर फैक्टर डिसाइड COP। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्वेश्चन आपका है सुपर हीटिंग इन रेफ्रिजरेंट साइकिल, यानी कि सुपर हीटिंग रेफ्रिजरेंट साइकिल में क्या होता है? जब हमारी रेफ्रिजरेंट साइकिल में सुपर हीटिंग होती है तो क्या होता है? ए हमारा ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि इंक्रीज COP बढ़ जाती है, बी आपका डिक्रीज COP घट जाती है,
सी ऑप्शन है COP रिमेन्स अल्टरनेट यानी कि COP वैसी ही रहती है। एंड डी ऑप्शन है अदर फैक्टर डिसाइड COP यानी कि अदर जो फैक्टर होते हैं वो हमारी COP को डिसाइड करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा सुपर हीटिंग इन रेफ्रिजरेंट साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल में जब सुपर हीटिंग होती है तो वहाँ पर हमारी COP डिक्रीज कर जाती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, शीतलन और निरार्द्रीकरण के दौरान विशिष्ट आर्द्रता कैसी रहती है। ए ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, बी हमारी इंक्रीज कर जाती है यानी बढ़ जाती है, रिमेन कांस्टेंट का मतलब वैसी ही रहती है, सी ऑप्शन है डिक्रीज कर जाती है घट जाती है, एंड डी ऑप्शन आपका दिया है नन ऑफ द एबोव यानी कि नन ऑफ दीज। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करते जाइएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शीतलन और निरार्द्रीकरण के दौरान विशिष्ट आर्द्रता यानी कि जो हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है घट जाती है। द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन यहाँ पर आपका डिक्रीज कर जाती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर अमोनिया रेफ्रिजरेंट सिस्टम द ट्यूब ऑफ अ सेल एंड ट्यूब कंडेंसर आर मोड ऑफ, यानी कि अमोनिया रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम के लिए सेल की ट्यूब और ट्रांसड्यूसर का बना होता है। यहाँ पर पूछा गया है अमोनिया रेफ्रिजरेंट सिस्टम के लिए जो सेल की ट्यूब है और ट्रांसड्यूसर कंडेंसर है वो किसका बना होता है। तो ए ऑप्शन हमारा कॉपर का बना होता है, बी ऑप्शन एल्यूमिनियम का बना होता है, सी स्टील का एंड डी ब्रास का। तो इसका आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। क्वेश्चन हमारा है फॉर अमोनिया रेफ्रिजरेंट सिस्टम द ट्यूब ऑफ अ सेल एंड ट्यूब कंडेंसर आर मेड ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि हमारा स्टील का बना होता है जो हमारा ट्यूब और सेल की ट्यूब और ट्यूब जो कंडेंसर होती है वो हमारी स्टील की बनी होती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए मूव कर जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है द रेफ्रिजरेंट फॉर अ रेफ्रिजरेटर शुड हैव, यानी कि रेफ्रिजरेटर के लिए रेफ्रिजरेंट में होना चाहिए। तो ए आपका है हाई सेंसिबल हीट होनी चाहिए, बी ऑप्शन है हाई टोटल हीट होनी चाहिए, सी ऑप्शन है हाई लैटेंट हीट होनी चाहिए, एंड डी ऑप्शन है लो लैटेंट हीट होनी चाहिए। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करते जाइएगा। क्वेश्चन आपका था द रेफ्रिजरेंट फॉर आ रेफ्रिजरेटर शुड हैव, रेफ्रिजरेटर के लिए रेफ्रिजरेंट में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा कि रेफ्रिजरेटर के लिए रेफ्रिजरेंट में आपका हाई लैटेंट हीट होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसकी जो गुप्त ऊष्मा होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेंट चार्ज को कम से कम स्टोर करने के लिए संचायक के पास पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। एक्यूमुलेटर शुड हैव एडेक्वेट वॉल्यूम टू स्टोर रेफ्रिजरेंट चार्ज एट लीस्ट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है 10% होना चाहिए संचायक के पास पर्याप्त मात्रा, यानी कि रेफ्रिजरेंट चार्ज को कम से कम स्टोर करने के लिए जो संचायक के पास पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए वो 10% होनी चाहिए, बी ऑप्शन है 20% होनी चाहिए, सी ऑप्शन है 50%, डी ऑप्शन आपका 75%। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देना। तो इसका जो है आपका इसका भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रेफ्रिजरेंट चार्ज को कम से कम स्टोर करने के लिए संचायक के पास पर्याप्त मात्रा आपकी 50% होनी चाहिए। तो एक्यूमुलेटर शुड हैव इक्वल वॉल्यूम
टू स्टोर रेफ्रिजरेंट चार्ज एट लीस्ट 15%। तो यहाँ पर इसका भी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन्स ऑन द, यानी कि जो हमारे शुष्क बल्ब टेम्परेचर लाइन होती है ऑन द साइकोमीटर चार्ट आर, यानी कि साइकोमीटर चार्ट पर शुष्क बल्ब तापमान रेखाएं कैसी होती हैं। तो ए ऑप्शन है वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, बी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, यानी क्षैतिज और समान रूप से दूरी होनी चाहिए, सी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल एंड नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, यानी क्षैतिज और गैर समान दूरी होनी चाहिए, एंड डी ऑप्शन है कर्व्ड लाइन होनी चाहिए, घुमावदार रेखाएं होनी चाहिए। तो साइकोमीटर चार्ट पर शुष्क बल्ब तापमान रेखाएं कैसी होनी चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइकोमीटर चार्ट पर शुष्क बल्ब तापमान रेखाएं वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन प्रेशर इंथैल्पी चार्ट शो, यानी कि दाब इंथैल्पी चार्ट पर छोटी क्षैतिज रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं। तो ए ऑप्शन है आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, बी हमारा है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, सी हमारा है कांस्टेंट टोटल हीट लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, डी ऑप्शन है कांस्टेंट इंथैल्पी लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देना। तो जिन दोस्तों ने फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना, और अभी आप क्या करेंगे कि वीडियो को शेयर करेंगे ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी लाइव क्लास में आ जाए। तो फटाफट एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में जुड़ जाए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा ए, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन प्रेशर इंथैल्पी चार्ट शो कांस्टेंट प्रेशर लाइन, यानी कि दाब इंथैल्पी चार्ट पर छोटी क्षैतिज रेखाएं आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, स्थिर प्रेशर लाइन को रेखाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव कर जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 ton of refrigeration is equals to refrigerant effect corresponding the melting of 1000 kg of ice, यानी कि 1 टन प्रशीतन 1000 किलो बर्फ के पिघलने के अनुरूप प्रशीतन प्रभाव के बराबर होता है। तो ए ऑप्शन आपका है कि इन 1 आवर के बराबर होता है, बी आपका 1 मिनट के बराबर होता है, सी आपका 24 आवर के बराबर होता है, या डी आपका इन 12 आवर के बराबर होता है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर देना। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, यानी कि 1 ton of refrigerant is equals to refrigeration effort corresponding to melting of 1000 kg of ice equals to इन 1 आवर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 टन प्रशीतन 1000 किलो बर्फ के पिघलने के अनुरूप प्रशीतन प्रभाव के बराबर होता है, तो आपका 1 घंटे के बराबर होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव कर जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, आपका सी ऑप्शन इसका सही है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा इन 24 आवर। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। प्रशीतन 1000 किलो बर्फ में पिघलने के अनुरूप प्रशीतन प्रभाव के बराबर होता है, तो वो आपका 24 आवर के बराबर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द रेफ्रिजरेंट सप्लाइड टू द कंप्रेसर मस्ट बी, यानी कि कंप्रेसर की आपूर्ति किए जाने वाला रेफ्रिजरेंट आपका कैसा होना चाहिए। तो ए आपका है सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट होना चाहिए, बी ऑप्शन है ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट होना चाहिए,
सी ऑप्शन है ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर रेफ्रिजरेंट होना चाहिए एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंप्रेसर की आपूर्ति किए जाने वाला रेफ्रिजरेंट आपका कैसा होना चाहिए, वो आपका सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन वाइपर कंप्रेशन साइकिल द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज ड्राई सैचुरेटेड वाइपर, यानी कि वाष्प संपीड़न चक्र में सर्द की स्थिति शुष्क संतृप्त वाष्प होती है। तो ए आपका है आफ्टर पासिंग थ्रॉट द कंडेंसर, यानी कि कंडेंसर से गुजरने के बाद होती है। बी ऑप्शन है बिफोर पासिंग थ्रॉट द कंडेंसर, यानी कंडेंसर में गुजरने से पहले होती है। एंड सी ऑप्शन आपका है आफ्टर पासिंग थ्रॉट द पैंशियन और थ्रॉटल वाल, यानी कि विस्तार तथा थ्रॉटल वाल के गुजरने के बाद होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका एक्सपेंशन होना चाहिए था, तो आफ्टर पासिंग थ्रॉट द एक्सपेंशन और थ्रॉटल वाल्व। नेक्स्ट आपका ऑप्शन डी देख लेते हैं। डी ऑप्शन है बिफोर इंटरिंग द कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर में प्रवेश करने से पहले। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इस यहाँ पर क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि इन वाइपर कंप्रेशन साइकिल द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज ड्राई सैचुरेटेड वाइपर। तो वाष्प संपीड़न चक्र में सर्द की स्थिति शुष्क संतृप्त वाष्प आपकी कैसी होती है। तो यहाँ पर आपका जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, डी। तो डी ऑप्शन इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर, यानी कंप्रेशन में प्रवेश करने से पहले। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक पारस्परिक संपीड़न प्रणाली में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है। तो इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। इन लार्जर इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सिस्टम रेफ्रिजरेंट वाइडली यूज्ड इन। तो ए ऑप्शन है अमोनिया, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड एंड डी ऑप्शन है R12। तो इसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिएगा कि लार्ज इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सिस्टम में किस प्रकार का रेफ्रिजरेंट जो है वो उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा लार्ज में हमारा इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है वो आपका होगा अमोनिया, यानी कि लार्जर इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन सिस्टम में हमारा अमोनिया रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अमोनिया इज, यानी कि अमोनिया आपका क्या होता है। तो ए हमारा है नॉन टॉक्सिक होता है, गैर विषैले होते हैं। बी ऑप्शन नॉन इनफॉर्मेबल होता है। सी ऑप्शन है हमारा टॉक्सिक एंड नॉन इनफॉर्मल, यानी कि विषाक्त और गैर ज्वलनशील होता है। एंड डी ऑप्शन है हाई टॉक्सिन एंड इनफॉर्मेबल, अत्यधिक विषाक्त और ज्वलनशील होता है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। आपका क्वेश्चन था अमोनिया क्या होता है। अमोनिया आपका होता है नॉन टॉक्सिन होता है, गैर विषैला होता है। बी आपका ऑप्शन है नॉन इनफॉर्मेबल होता है, गैर ज्वलनशील होता है। एंड डी सी ऑप्शन दिया है टॉक्सिन भी होता है, नॉन इनफॉर्मेबल भी होता है। एंड डी ऑप्शन है हाईली टॉक्सिन एंड इनफॉर्मेबल होता है, यानी अत्यधिक विषाक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा अमोनिया होता है वो आपका हाईली टॉक्सिक एंड इनफॉर्मेबल होता है, यानी अमोनिया जो होती है वो अत्यधिक विषाक्त और ज्वलनशील भी होती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट वर्क ऑन द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट सिस्टम, यानी कि अत्यधिक घरेलू रेफ्रिजरेंट निम्नलिखित किस
प्रशीतन प्रणाली पर वर्क करते हैं? तो वाइपर कंप्रेशन पर, बी ऑप्शन है वाइपर एब्जॉर्प्शन पर, सी ऑप्शन है कार्नोट साइकिल पर एंड डी ऑप्शन है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर पर। तो इसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ आंसर कमेंट कर देना कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि वाइपर कंप्रेशन होगा। तो मोस्टली ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट वर्क ऑन द वाइपर कंप्रेशन सिस्टम। तो घरेलू रेफ्रिजरेंट अधिकतर वाइपर कंप्रेशन सिस्टम पर उपयोग किए जाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर अनसैचुरेटेड एयर द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज डैश वेट बल्ब टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपको खाली स्थान फिलअप करना है। इसका हिंदी में देख लेते हैं असंतृप्त वायु के लिए ओस बिंदु तापमान डैश आर्द्र बल्ब तापमान होगा। तो ए हमारा इक्वल होगा, बी ऑप्शन लेस देन होगा, सी ऑप्शन मोर देन होगा एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेस देन होगा। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका था फॉर अनसैचुरेटेड एयर द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन वेट बल्ब टेम्परेचर, यानी कि असंतृप्त वायु के लिए ओस बिंदु तापमान लेस देन होता है आर्द्र बल्ब तापमान के। तो यहाँ पर जो हमारा ओस बिंदु तापमान होता है वो आर्द्र बल्ब तापमान से कम होता है। तो यहाँ पर भरा जाएगा आपका लेस देन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एयर रेफ्रिजरेंट साइकिल इज यूज्ड इन, यानी कि वायु प्रशीतन चक्र का प्रयोग किया जाता है। तो ए आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स में करते हैं, बी हमारा कॉमर्शियल रेफ्रिजरेटर में करते हैं, सी आपका एयर कंडीशनिंग में एंड डी आपका गैस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका डी ऑप्शन दिया है जो कि है गैस लिक्विफिकेशन। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर देना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज़ यूज्ड इन गैस लिक्विफिकेशन, यानी कि वायु प्रशीतन चक्र का जो प्रयोग किया जाता है वो गैस लिक्विफिकेशन में किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी एंड हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट जो था आपके लिए अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।